आज 30 जुलाई 2025 को जब हम विश्व के आर्थिक मंच पर नजर डालते हैं तो दो एशियाई दिग्गजों की कहानी सबसे अलग नजर आती है, भारत और चीन। ये दोनों केवल देश नहीं बल्कि अरबों सपनों और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। पिछली सदी में इन दोनों राष्ट्रों ने एक जैसी गरीबी और चुनौतियों से अपनी यात्रा शुरू की थी। 1970 के दशक तक तो ऐसा लगता था मानो दोनों एक ही नाव में सवार हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी। लेकिन समय के साथ दोनों की राहें अलग हो गईं। चीन ने एक ऐसी आर्थिक छलांग लगाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जबकि भारत की प्रगति स्थिर रही पर उतनी तूफानी नहीं। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उन नीतियों, सपनों और निर्णयों की है जिन्होंने इन दोनों राष्ट्रों की नियति को आकार दिया है। प्रश्न यह नहीं है कि भारत ने प्रगति की है या नहीं, निश्चित रूप से की है। असली सवाल यह है कि क्या भारत उस गति को फिर से हासिल कर सकता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है? क्या भारत अपनी विशाल युवा आबादी, लोकतांत्रिक मूल्यों और बढ़ती तकनीकी शक्ति का लाभ उठाकर एक और आर्थिक क्रांति ला सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो आज हर भारतीय के मन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि भारत 6.4% की दर से बढ़ रहा है, जो चीन की 4.8% की अनुमानित वृद्धि से काफी आगे है। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह हमें इस गहन विश्लेषण से नहीं रोकता कि हम अतीत में कहां चूके और भविष्य में कौन से रास्ते हमें अपनाने होंगे ताकि यह गति केवल एक अस्थायी उछाल न रहकर एक स्थायी क्रांति बन जाए। इस निबंध में हम इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम चीन की असाधारण सफलता के पीछे के कारणों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत उन्हीं अवसरों का पूरा लाभ क्यों नहीं उठा सका। हम नीतिगत मतभेदों, संरचनात्मक कमजोरियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बदलते स्वरूप पर गहराई से विचार करेंगे। भारत के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों जैसे कि श्रम बाजार की जटिलताएं, निवेश की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता और ढांचागत बाधाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह आत्मनिरीक्षण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन कमजोरियों को पहचानने के लिए है जिन्हें दूर करके ही भारत अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है। यह कहानी केवल तुलना और विश्लेषण तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। हमें उन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो भारत को अपनी खोई हुई आर्थिक क्रांति को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और संस्थागत सुधार जैसे कदमों ने एक मजबूत नींव रखी है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। यह निबंध भारत की वर्तमान स्थिति का एक ईमानदार चित्र प्रस्तुत करेगा और उन संभावनाओं को उजागर करेगा जो हमें एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकती है, जहां हर नागरिक इस विकास की कहानी का हिस्सा हो। चीन की आर्थिक सफलता की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन यह कोई जादू नहीं था बल्कि सोची समझी रणनीतियों का परिणाम था। इसकी शुरुआत 1978 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में हुए आर्थिक सुधारों से हुई। चीन ने अपनी बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए और एक ऐसा मॉडल अपनाया जो पूरी तरह से विनिर्माण और निर्यात पर केंद्रित था। उन्होंने दुनिया को दुनिया की फैक्ट्री बनने का निमंत्रण दिया। चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जहां विदेशी कंपनियों को करों में छूट, सस्ते श्रम और आसान नियमों का लाभ मिला। इस नीति ने भारी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया, जिससे देश में कारखानों का जाल बिछ गया और रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू था बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश। चीन की सरकार ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगाया। उन्होंने विश्व स्तरीय बंदरगाह, राजमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डे बनाए, जिससे सामानों को देश के एक कोने से दूसरे कोने और फिर दुनिया भर में भेजना आसान हो गया। यह केवल सड़कों और पुलों का निर्माण नहीं था, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जो विनिर्माण और व्यापार को आसान बना सके। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से चीन को वैश्विक बाजारों तक और भी आसान पहुंच मिल गई।
जिससे उसके निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह एक ऐसा कदम था जिसने चीन की आर्थिक गाड़ी को एक रॉकेट की गति प्रदान की। चीन की सफलता का एक और बड़ा कारण उसकी श्रम शक्ति का कुशल प्रबंधन था। सरकार ने सुनिश्चित किया कि उद्योगों को अनुशासित और सस्ता श्रम उपलब्ध हो। हालांकि इसके लिए कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया गया, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इसने चीन को वैश्विक बाजार में एक अपराजेय बरहत दी। साथ ही चीन ने अपनी आबादी को गरीबी से निकालने और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो देश के औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह एक समग्र दृष्टिकोण था, जहां आर्थिक विकास और मानव विकास साथ साथ चल रहे थे। अंततः चीन की सफलता के पीछे एक मजबूत और निर्णायक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक दलीय शासन प्रणाली ने उन्हें दीर्घकालिक नीतियां बनाने और उन्हें बिना किसी राजनीतिक बाधा के तेजी से लागू करने की शक्ति दी। जहां लोकतांत्रिक देशों में नीतियों पर बहस और विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहीं चीन ने बिना किसी रुकावट के अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया। बड्ढे बड्ढे बांध बनाना हो, पूरे के पूरे शहर बसाने हो या उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण करना हो, सरकार के फैसले अंतिम होते थे। इस केंद्रीकृत नियंत्रण ने चीन को अभूतपूर्व गति से विकास करने में मदद की, जिसने उसे कुछ ही दशकों में एक गरीब देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। जब हम चीन की तूफानी गति से भारत की तुलना करते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम पीछे क्यों रह गए। इसका उत्तर किसी एक कारण में नहीं, बल्कि कई कारकों के जटिल मिश्रण में छिपा है। भारत ने भी 1991 में आर्थिक सुधारों का मार्ग अपनाया, लेकिन हमारा विकास मॉडल चीन से बिल्कुल अलग था। जहां चीन ने विनिर्माण को अपनी अर्थव्यवस्था का इंजन बनाया, वहीं भारत का विकास मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर आधारित रहा। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में हमने दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन यह क्षेत्र उतने रोजगार पैदा नहीं कर सका जितने की भारत की विशाल आबादी को जरूरत थी। विनिर्माण क्षेत्र, जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता था, वह नीतिगत बाधाओं और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण पिछड़ता गया। भारत की धीमी प्रगति का एक बड़ा कारण संरचनात्मक कमजोरियां थीं। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जहां श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन नहीं मिलता। श्रम कानून इतने जटिल और पुराने हो चुके हैं कि कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को काम पर रखने से हिचकिचाती हैं। इसके विपरीत चीन ने अपने श्रम बाजार को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार ढाला। भारत में भूमि अधिग्रहण एक और बड़ी चुनौती रही है। कारखानों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन हासिल करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ीडीढीहरे हो जाते हैं, जिससे परियोजनाएं वर्षों तक अटकी रहती हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मामले में भी भारत चीन से पीछे रहा। चीन ने बहुत पहले ही दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन गया था, जबकि भारत लंबे समय तक संरक्षणवादी नीतियों पर चलता रहा। हमने मेक इन इंडिया जैसे अभियान देर से शुरू किए, तब तक चीन दुनिया के कारखाने के रूप में अपनी जगह पक्की कर चुका था। विदेशी निवेशक भी चीन के स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल को भारत के लोकतांत्रिक उतार चढ़ाव की तुलना में अधिक पसंद करते थे। भारत में सरकार बदलने के साथ नीतियों के बदलने का डर हमेशा बना रहता है, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए एक बाधा है। इसके अलावा मानव पूंजी के विकास में भी हम चीन से पिछड़ गए। हालांकि भारत ने साक्षरता दर में सुधार किया है, लेकिन हमारी शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। हमारे युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन उनमें से कई उद्योग की जरूरतों के अनुसार कुशल नहीं हैं। चीन ने न केवल अपनी पूरी आबादी को साक्षर बनाया, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी भारी निवेश किया, जिससे उद्योगों को कुशल श्रमिकों की एक बड़ी फौज मिली। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर भी चीन की तुलना में बहुत कम है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी आधी आबादी की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर
भारत की विकास गति को धीमा कर दिया। भारत और चीन के विकास पथ में सबसे बड़ा अंतर उनकी शासन प्रणालियों का रहा है। चीन का आर्थिक मॉडल एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत, एक दलीय सरकार द्वारा संचालित होता है। इस प्रणाली ने चीन को तेजी से निर्णय लेने और उन्हें बिना किसी देरी के लागू करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान की। जब चीन की सरकार ने फैसला किया कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है, तो उसे किसी राजनीतिक विरोध, भूमि अधिग्रहण के मुकदमों या पर्यावरणीय बहसों का सामना नहीं करना पड़ा। निर्णय ऊपर से लिए गए और नीचे तक तेजी से लागू कर दिए गए। इस टॉप डाउन दृष्टिकोण ने चीन को दशकों का काम सालों में पूरा करने में मदद की, जिससे बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण को एक अविश्वसनीय गति मिली। यह दक्षता आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक साबित हुई। इसके ठीक विपरीत भारत एक जीवंत और कभी-कभी अराजक लोकतंत्र है। यह नीतियां लंबी बहस, संसदीय चर्चाओं और अक्सर राजनीतिक खींचतान के बाद बनती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मुखर नागरिक समाज यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय बिना जांच पड़ताल के लागू न हो। यह बॉटम अप दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा तो करता है, लेकिन यह अक्सर नीतिगत लकवे का कारण भी बनता है। एक नई फैक्ट्री लगाने से लेकर एक नई सडीडीडीडी चेक बनाने तक हर कदम पर कई स्वीकृतियों, जन सुनवाइयों और संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया धीमी और थकाऊ हो सकती है, जो निवेशकों को हतोत्साहित करती है और परियोजनाओं में वर्षों की देरी का कारण बनती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में इन दोनों मॉडलों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चीन का मॉडल निवेशकों को स्थिरता और पूर्वानुमेयता का आश्वासन देता है। उन्हें पता होता है कि नियम रातों रात नहीं बदलेंगे और सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। हालांकि इसमें पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक जोखिम भी शामिल है। दूसरी ओर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा निवेशकों को एक कानून आधारित प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और अनुबंधों की पवित्रता का विश्वास दिलाता है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और धीमी निर्णय प्रक्रिया एक बड़े जोखिम के रूप में देखी जाती है। हाल के वर्षों में भारत ने व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी नौकरशाही की लालफीताशाही एक बड़ी बाधा बनी हुई है। अंततः यह सवाल उठता है कि क्या भारत को विकास के लिए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करना चाहिए? इसका उत्तर एक स्पष्ट नहीं है। भारत की ताकत उसका लोकतंत्र ही है, जो दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशी विकास की गारंटी देता है। चुनौती यह है कि हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल और प्रभावी कैसे बनाएं। हमें नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा और नौकरशाही को अधिक जवाबदेह बनाना होगा। भारत को एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखते हुए चीन जैसी आर्थिक गतिशीलता को प्राप्त कर सके। यह एक कठिन संतुलन है, लेकिन भारत के स्थायी भविष्य के लिए यह अनिवार्य है। भारत की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के मार्ग में कई गहरी और पुरानी संरचनात्मक बाधाएं खड़्डी हैं। ये बाधाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू में व्याप्त हैं और विकास की गति को धीमा कर देती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है हमारा दोहरा श्रम बाजार। एक तरफ हमारे पास संगठित क्षेत्र है, जहां श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा, निश्चित वेतन और सामाजिक लाभ मिलते हैं, लेकिन यह क्षेत्र हमारी कुल श्रम शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लगभग 80% भारतीय श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। यह असंतुलन न केवल व्यापक असमानता पैदा करता है, बल्कि उत्पादकता को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। दूसरी बड़ी बाधा हमारे देश का जटिल और अप्रभावी नियामक ढांचा है। दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था लाल फीताशाही और नौकरशाही की जंजीरों में जकधी रही है। हालांकि हाल के वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चुनौतीपूर्ण है। एक नया व्यवसाय शुरू करने,
विभिन्न परमिट प्राप्त करने या करों का भुगतान करने की प्रक्रिया अभी भी बहुत जटिल और समय लेने वाली है। ये नियामक बाधाएं न केवल घरेलू उद्यमियों को हतोत्साहित करती है, बल्कि विदेशी निवेशकों को भी दूर रखती हैं। जब तक हम इन प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज नहीं बनाते, तब तक हम बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित नहीं कर सकते, जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी और शायद सबसे दृश्यमान बाधा हमारे बुनियादी ढांचे की कमी है। अच्छी सड़कें, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, आधुनिक बंदरगाह और तेज इंटरनेट किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इस क्षेत्र में भारत ने प्रगति तो की है, लेकिन हमारी जरूरतें हमारी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हैं। आज भी हमारे शहरों में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है। गांवों में बिजली की कटौती होती है और इंटरनेट की गति असमान है। यह कमजोर बुनियादी ढांचा व्यवसायों की लागत को बढ़ाता है, उनकी दक्षता को कम करता है और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है। चीन ने अपने विकास के शुरुआती चरण में ही विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भारी निवेश किया, जिसका लाभ उसे आज तक मिल रहा है। अंत में संस्थागत कमजोरियां भी एक महत्वपूर्ण बाधा हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत और स्वतंत्र संस्थानों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक स्वायत्त केंद्रीय बैंक, एक कुशल न्यायपालिका और एक निष्पक्ष नियामक प्रणाली। भारत के पास ये संस्थान हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अदालतों में मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे अनुबंधों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। नियामकों पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहते हैं। जब तक इन संस्थानों को मजबूत और अधिक जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक निवेशकों का विश्वास पूरी तरह से जीतना मुश्किल होगा। ये सभी संरचनात्मक बाधाएं मिलकर एक ऐसी दीवार खद्दी कर देती हैं, जिसे पार किए बिना भारत अपनी आर्थिक क्रांति के सपने को साकार नहीं कर सकता। किसी भी देश का भविष्य उसकी मानव पूंजी यानी उसके शिक्षित और कुशल नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो हमारे लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करती है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारी वयस्क साक्षरता दर 75% से अधिक हो गई है और युवा साक्षरता लगभग सार्वभौमिक है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से स्नातक होते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है: शिक्षा की गुणवत्ता। कई रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि हमारे अधिकांश स्नातक उद्योग की जरूरतों के अनुसार कुशल नहीं हैं। उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान और समस्या समाधान कौशल की कमी है, जो उन्हें रोजगार के अयोग्य बना देती है। इसके विपरीत चीन ने अपनी शिक्षा प्रणाली को अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ दहने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न केवल अपनी आबादी को तेजी से साक्षर बनाया, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी भारी जोर दिया। उन्होंने ऐसे संस्थान स्थापित किए जो सीधे कारखानों और उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक तैयार करते थे। भारत में व्यावसायिक शिक्षा को अक्सर मुख्यधारा की शिक्षा से कमतर आंका जाता है और इसमें निवेश भी बहुत कम हुआ है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां रटने की बजाय रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाए। पाठ्यक्रम को उद्योग की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार अद्यतन करने की तत्काल आवश्यकता है। श्रम बाजार के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक महिला श्रम बल भागीदारी दर है, जो चिंताजनक रूप से कम है। यह लगभग 30% के आसपास है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 60% से अधिक है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आधी आबादी की प्रतिभा, कौशल और उत्पादकता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। महिलाओं को काम करने से रोकने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक अवरोधों को दूर करना होगा। सुरक्षित कार्यस्थल, लचीले काम के घंटे और बाल देखभाल सुविधाओं जैसी नीतियां महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। उनकी भागीदारी बढ़ाने से न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि यह सामाजिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा।
अंततः हमें अपने श्रम कानूनों में सुधार की सख्त जरूरत है। हमारे वर्तमान कानून जटिल, पुराने और प्रतिबंधात्मक हैं, जो कंपनियों को औपचारिक रूप से अधिक लोगों को रोजगार देने से रोकते हैं। वे श्रमिकों की रक्षा करने के बजाय अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा देते हैं, जहां कोई सुरक्षा नहीं होती। हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और नियोक्ताओं को लचीलापन प्रदान करने के बीच एक संतुलन स्थापित करें। एक सरल और आधुनिक श्रम संहिता व्यवसायों को बढ़ने और अधिक औपचारिक रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा देना और श्रम कानूनों को आधुनिक बनाना, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर भारत के भविष्य की आर्थिक क्रांति की नींव रखी जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन निवेश होता है। कारखानों को बनाने, नई तकनीक लाने और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से भारत लंबे समय से अपर्याप्त निवेश की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में पूंजी निवेश में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी चीन और अन्य तेजी से बढ़ते एशियाई देशों के स्तर से काफी कम है। भारत की सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जो निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी एक तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता होती है। इस निवेश की कमी के कारण हमारा विनिर्माण क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। इस निवेश की कमी के पीछे कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण घरेलू बचत की दर का अपेक्षाकृत कम होना है। चीन ने अपनी उच्च विकास दर को अपनी असाधारण रूप से उच्च घरेलू बचत दर के माध्यम से वित्त पोषित किया, जो अक्सर जीडीपी का 45% से अधिक रहा है। इन बचतों को फिर सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश किया गया। भारत में घरेलू बचत दर कम रही है, जिससे निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी सीमित हो जाती है। हमें लोगों को वित्तीय साधनों में अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि उस पूंजी को उत्पादक क्षेत्रों में लगाया जा सके। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पूंजी का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यहां भी भारत अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है। हालांकि भारत दुनिया में एफडीआई के लिए शीर्ष स्थलों में से एक है, लेकिन हम अक्सर चीन की तुलना में कम निवेश आकर्षित कर पाते हैं। विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से पहले कई कारकों पर विचार करते हैं, जिनमें नीतिगत स्थिरता, नियामक सुगमता, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और राजनीतिक जोखिम शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इन क्षेत्रों में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। बार बार होने वाले नीतिगत बदलाव, जटिल कर प्रणाली और धीमी न्यायिक प्रक्रियाएं निवेशकों के विश्वास को कम करती हैं। हमें एक स्थिर, अनुमानित और निवेशक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। इस संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार को सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में, बढ़ाना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। हमें अपनी वित्तीय प्रणाली को और गहरा करना होगा, ताकि व्यवसायों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसे सुधार सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। व्यापार बाधाओं को कम करना और एफडीआई के लिए और अधिक क्षेत्रों को खोलना भी महत्वपूर्ण होगा। जब तक पूंजी का प्रवाह सुचारू और प्रचुर नहीं होगा, तब तक भारत की आर्थिक गाढ़ी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। चुनौतियों के बावजूद भारत का भविष्य अपार संभावनाओं से भरा है। आज 2025 में हम एक ऐसे मुद्दा पर खड़े हैं जहां सही नीतियां और दृढ़ इच्छा शक्ति हमें एक अभूतपूर्व विकास पथ पर ले जा सकती हैं। हमारा सबसे बड़ा अवसर हमारी जनसांख्यिकी है, हमारी विशाल और युवा आबादी। यदि हम इस युवा शक्ति को सही शिक्षा और कौशल से लैस कर सकें, तो वे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विकास इंजन बन सकते हैं। इसके साथ ही
भारत का विशाल घरेलू बाजार एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी की आकांक्षाएं और क्रय शक्ति मांग को बढ़ाएगी, जो घरेलू उद्योगों के विकास को गति दे सकती है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए हमें एक व्यापक और साहसिक सुधार एजेंडा अपनाना होगा। सबसे पहले हमें विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेक इन इंडिया को केवल एक नारे से आगे बढ़कर एक जमीनी हकीकत बनाना होगा। इसके लिए हमें श्रम कानूनों को सरल बनाना होगा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाना होगा और व्यवसायों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना होगा। हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां चीन की पकड़ डीएच कमजोर हो रही है। हाल ही में 24 जुलाई 2025 को भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने जैसा कदम द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलने में मदद कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल क्रांति का लाभ उठाना है। भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से यूपीआई और आधार के माध्यम से एक अद्वितीय मंच तैयार किया है। यह डिजिटल इकोसिस्टम नवाचार, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता है। हमें इस नींव पर निर्माण करना जारी रखना चाहिए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रौद्योगिकी को शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के हर पहलू में एकीकृत करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश करके भारत अगली औद्योगिक क्रांति में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अंत में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपनी नौकरशाही को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है ताकि अनुबंधों को जल्दी से लागू किया जा सके और विवादों का निपटारा हो सके। केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की भावना से काम करना होगा ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन हो सके। आरबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ये सुधार आसान नहीं होंगे और इनके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन ये एक मजबूत, लचीली और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अनिवार्य है। भारत आज एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी दीछा है। अतीत की हमारी यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही है। हमने चीन के आर्थिक चमत्कार को करीब से देखा है और यह भी समझा है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में कहां चूके। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं, हमारी संरचनात्मक बाधाएं जटिल हो सकती हैं और हमारी चुनौतियां विशाल हो सकती हैं, लेकिन हमारी क्षमताएं और भी विशाल हैं। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे रोमांचक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या भारत फिर से आर्थिक क्रांति कर सकता है, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे और कब करेंगे। और इसका उत्तर हमारे सामूहिक संकल्प और कार्यों में निहित है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि चीन का मॉडल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, हमारी विविधता और हमारी समावेशी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो न केवल तेजी से बढ़े, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यह केवल जीडीपी के आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक मिशन है। शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना इस मिशन के अभिन्न अंग होने चाहिए। आशावाद के ठोस कारण मौजूद हैं। भारत की युवा पीढ़ी पहले से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी, तकनीक प्रेमी और विश्व से जुड़ी हुई है। हमारे उद्यमी दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियां बना रहे हैं। हमारी सरकार ने सुधारों की आवश्यकता को पहचाना है और उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
IMF का अनुमान, जो हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है, इस सकारात्मक गति का प्रमाण है। हमें इस गति को बनाए रखना है, इसे और तेज करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह एक स्थायी परिवर्तन में परिणत हो। आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का सपना देखें और उसे साकार करने के लिए काम करें। एक ऐसा भारत जो न केवल एक आर्थिक महाशक्ति हो, बल्कि ज्ञान, नवाचार और करुणा का एक वैश्विक केंद्र भी हो। एक ऐसा भारत जहां हर युवा के पास अपने सपनों को पूरा करने का अवसर हो, हर किसान समृद्ध हो और हर नागरिक गर्व से सिर उठाकर जी सके। चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बढ़ा होना चाहिए। यदि हम साहस, दूरदर्शिता और एकता के साथ आगे बढ़ें, तो कोई कारण नहीं है कि भारत अपनी दूसरी आर्थिक क्रांति को प्राप्त नहीं कर सकता और 21वीं सदी को भारत की सदी नहीं बना सकता। एक नए आर्थिक सूर्योदय की किरणें क्षितिज पर दिखाई दे रही हैं। हमें बस उन्हें गले लगाने के लिए तैयार रहना है।